अस्सलाम वालेकुम। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शंस पर एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो ये अपेंडिसाइटिस तब होती है जब अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये हुआ कि वो हुई किसी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से। और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हमारी बॉडी के अंदर तब होता है जब उस जगह का इम्यून सिस्टम प्रॉपर वे के अंदर काम ना कर रहा हो। अच्छा, अब इससे पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पर इम्यून सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक आर्गन, हर एक सिस्टम्स इम्यून सिस्टम्स के तौर पर भी काम कर रहा है। लिहाजा आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रोल इन इम्यून सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इम्यून सिस्टम्स के अंदर किरदार क्या है। चैप्टर 13 है, नाम है इम्यूनिटी, बुक है बायोलॉजी की और फर्स्ट ईयर। राइट, मैं हूँ आपका टीचर काजी अब्दुल गफूर और आप इस वक्त देख रहे हैं सरकाजी EDU चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, बेल आइकॉन का बटन फॉर ऑल के लिए प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर एक वीडियो मेरी जल्द से जल्द पहुंच जाए। राइट जी, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि माउथ के बाद ऑरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे आखिरी वाला हिस्सा जो रियर ओपनिंग है वो है एनस। अब ये सारा का सारा माउथ से लेकर एनस तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स का जो है ये गट कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो पाइप लाइक हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, पाइप लाइक है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, पाइप लाइक है, हमारे पास ट्रैकिया है, पाइप लाइक हैं, वो अपनी अंदर से उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती हैं दैट आर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में म्यूकोजा का नाम भी देते हैं। ओके, तो यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये म्यूकस पैदा करती है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा ये एक्ट करता है फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी के तौर पर। म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल लाइनिंग बनाती है माउथ की, नोज़ की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी पैसेज की और लंग्स वगैरह की। ये जो म्यूकोजा होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर बहुत सारी एंटी मैक्रोबियल पेप्टाइड्स होती हैं। पेप्टाइड्स क्या होती हैं? पेप्टाइड्स होती हैं प्रोटीन्स, मतलब कुछ तरह के इंजाइम्स होते हैं ये, ठीक है ना। और ये मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरनल लाइनिंग से अगर दाखिल होता है और हमारी बॉडी में, क्योंकि वो सबसे नाजुक रास्ता है हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने का, तो उनको ये एंटी मैक्रोबियल पेप्टाइड जो होती हैं वो किल कर देती हैं। तो इस तरह से अच्छा, अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कौन से मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल करेंगी या डिस्ट्रॉय करेंगी। ये जनरली तौर पर काम करती हैं। किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको ये किल करती हैं। लिहाजा दीज एक्ट एज, मतलब म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट एज नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम्स के तौर पर या नॉन स्पेसिफिक लाइन ऑफ इम्यूनिटी के तौर पर काम करती है। और ये इसकी दो तरह की लाइन ऑफ इम्यूनिटी होती है। एक ये फिज़िकल बैरियर के तौर पर काम करती है और दूसरा ये बायोकेमिकल बैरियर के तौर पर भी काम करती है। फिज़िकल बैरियर के तौर पर म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरह से काम करती है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये म्यूकॉइड सेल की बनी होती हैं, और म्यूकॉइड सेल जो होते हैं एक दूसरे के साथ इतना करीब करीब जुड़े होते हैं जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए ईंटें एक दूसरे के साथ करीब करीब जुड़ी होती हैं। लिहाजा बहुत कम चांसेस होते हैं कि माइक्रोब्स इन म्यूकॉइड सेल्स को क्रॉस करके जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है अंदर बॉडी के उस तक पहुंच सकें। अगर फ़र्ज़ करें वहां तक पहुंच भी जाते हैं
तो आगे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एंटी म्यूकस मेम्ब्रेन जो सिक्रीट कर रही है म्यूकस के अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं जो कि केमिकल्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं और बायोकेमिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। ये उन माइक्रोब्स को जाकर ख़त्म कर देते हैं। राइट, ये तो हो गया म्यूकस। अगला पॉइंट हमारे पास मौजूद है कि इसी गट के अंदर एसोफेगस के बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है स्टमक। स्टमक मौजूद है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है और गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एसिड पैदा होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे इंजाइम पैदा होते हैं जिसका नाम होता है पेप्सिन। ये दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंट्रूडिंग नॉक्सियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंट्रूडिंग दाखिल होने वाले नॉक्सियस ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ये किल कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं कि हमारे एसोफेगस से लेकर हमारी गट के अंदर एसोफेगस से लेकर रेक्टम तक एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। ये रैथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ गट है। ये स्टार्ट होती है एसोफेगस से और ये मूव करती है टूवर्ड एनस। इसका काम होता है कि ये मूव आउट करती है सलाड म्यूकस को और फीसिस को, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको ये आगे की तरफ पास आउट कर देती है ताकि ये रेक्टम में जाकर जमा हो, फीसिस बने और वक्त आने पर उसे एज ए फीसिस अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इसी तरह से हमारी गट के अंदर या जहाँ कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है और म्यूकस सिक्रीशन होती है वहाँ पर म्यूकस नया पैदा होता रहता है और पुराना आगे की तरफ चलता रहता है ताकि पुराने के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिकी हो गए हैं या स्टक हो गए हैं, एडहायर हो गए हैं, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकल जाएं तो ये म्यूकस को भी साथ ले जाती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट और फीसिस को भी आगे की तरफ साथ ले जाती है। इसके बाद हम देखें तो हमारे गट के अंदर 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर लिम्फोइड टिश्यू मौजूद होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे सेल्स का पैचेस या कलेक्शन ऑफ सेल्स जिसमें WBCs बहुत ज़्यादा मौजूद हों, वो लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं। ये 3 सेक्टर हमारे पास मौजूद हैं। माउथ के अंदर टॉन्सिल्स, ये हकीकत में एट द जंक्शन ऑफ ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स पर पाया जाता है, इस वजह से लिखा हुआ है इन फेरेंगियल रीजन। टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन फेरेंगियल रीजन। टॉन्सिल जो हैं ये लिम्फोइड टिश्यू हैं, मतलब इसके अंदर लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं और मैक्रोफेज मौजूद होते हैं। इसी तरह से दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जहाँ पर जो इसका इलियम वाला पार्ट है, जहाँ पर विलस या विलाई मौजूद होती हैं, वहाँ विलाई के नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही होती हैं, वहाँ पर कुछ कलेक्शन ऑफ WBCs किसी जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। उस जगह को कहा जाता है पेयर्स पैचेस। तो पेयर पैचेस मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शंस के ऊपर अपेंडिक्स मौजूद है। अपेंडिक्स के अंदर भी मैक्रोफेज वगैरह और लिम्फोसाइट वगैरह पाए जाते हैं। तो लिम्फोइड टिश्यू जो हैं हमारी बॉडी में बहुत सी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी तज़किरा कर रहे हैं हमारी गट के अंदर या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। टॉन्सिल्स में लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, पैचेस के अंदर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं और अपेंडिक्स के अंदर पैर टिश्यू पाए जाते हैं और ये कंटेन करते हैं मैक्रोफेज को जो कि फैगोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट को, ये भी फैगोसाइट्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है लिम्फोइड टिश्यू जो है, इसके अलावा WBCs हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन में वो पाए जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना जी। WBCs 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक फॉर्म होती है उसके प्लाज्मा सेल्स, दूसरे होते हैं उसके लिम्फोसाइट्स और ये वेंडरिंग कर रहे होते हैं इन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिहाजा अगर कोई म्यूकॉइड सेल्स को क्रॉस करके आ जाता है जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट इधर से उधर भाग दौड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये उनको फिर फैगोसाइट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या गट है वो हमारे इम्यून सिस्टम्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोबारा से हम आपको याद दिला देते हैं कि एक तो म्यूकस जो है म्यूकस सिक्रीशन होती है। म्यूकस सिक्रीशंस के अंदर जो होती हैं वो
पेप्टाइड्स मौजूद होती हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के तौर पर काम कर रही होती हैं। इस तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये फिज़िकल बैरियर और बायोकेमिकल बैरियर दोनों के तौर पर काम कर रही होती है। पेरिस्टाल्सिस जो होती है ये जो है खुराक को आगे लेके जा रही होती है, फिर इस खुराक के अंदर फीसेस वगैरह भी जा रहे होते हैं और म्यूकस भी जा रही होती है। इस तरह से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच भी गए, अगर वो पहले तो मर जाएंगे, अगर नहीं मरे और ज़िंदा हैं तो उन्हें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के ज़रिए से हम उन्हें फीसेस के अंदर शामिल करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। गट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लेम्फॉइड टिश्यू मौजूद हैं, जिनमें एक जगह टॉन्सिल है, दूसरी पायर्स पैचेस हैं, तीसरे अपेंडिक्स हैं, और इसी तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर WBCs प्लाज्मा सेल्स की फॉर्म के अंदर और लेम्फोसाइट की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। ये भी जर्म्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें, ताकि अगर आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो जाए। चैनल का नाम याद रखिएगा, @AFSarkazi EDU। अल्लाह हाफ़िज़।